सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्जाम प्लानट। तो कल संडे था और कल आप लोग सोच रहे होंगे एक भी वीडियो नहीं आई, क्यों नहीं आई भाई? वो इसलिए नहीं आई बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग समथिंग फॉर यू गाइज, राइट। मैं आपकी आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। आज से आपको वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी बैंकिंग अवेयरनेस के सिवाय। आपको अप्रैल मंथ में कवर करने जा रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें कवर होंगी। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने बेसिकली क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ, प्लेलिस्ट में एक अप्रैल का मंथ का वो बना दूंगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और मार्च में लास्ट में कवर करूंगा। बेसिकली 4 महीने ये पहले मुझे कवर करने ही, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अप्रैल मंथ की हर वो चीज और वो सेगमेंट वाइज वीडियोस मिलेंगी आपको, राइट। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की अलग वीडियो मिलेंगी उस मंथ की। बुक्स एंड ऑथर्स की अलग वीडियो मिलेंगी आपको। अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस की अलग वीडियो मिलेगी। ऑब्जेक्चरी की अलग मिलेंगी, ठीक है। बैंकिंग की एक अलग कंसोलिडेटेड वीडियो मिल जाएगी आपको पूरे अप्रैल की, ठीक है। और तो ऐसे ही करके मैं आपकी सारी चीजें कवर कर दूंगा। इंटरनेशनल न्यूज मिल जाएगी, नेशनल न्यूज मिल जाएगी, एमओयू साइन मिल जाएगी, डिफेंस न्यूज मिल जाएगा। जितनी न्यूज होंगी, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज होंगी, सबकी अलग अलग वीडियोस करके मैं आपको एक अप्रैल का सेगमेंट बना के दे दूंगा। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है, जब हम कंसोलिडेटेड सब साथ में पढ़ते हैं तो कुछ भी दिमाग में रुकता नहीं है। पर जब आप, क्योंकि बिकॉज मैंने कल 3 टॉपिक्स तैयार किए, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैंने कौन कौन से तैयार किए हैं, एक सेकंड दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कल बुक्स एंड ऑथर्स तैयार कर ली है अप्रैल की, अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस तैयार कर ली है, एंड ऑर्बिचरी तैयार कर ली है। तो ऐसे करके मैं हर चीज तैयार करूंगा। और ये इसकी इसकी मैं आपको चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। ये दो दो पेज की पीडीएफ है, पता है आपको। 2 पेज में पूरा पूरा मंथ कवर हो जा रहा है। बुक्स एंड ऑथर्स की, ऑर्बिचरीज की और ये अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, मैंने यही 3 चीजें मैं तैयार करी है कल पूरे दिन में। तो मैं आपको ये दे दूंगा। आपको पीडीएफ चाहिए, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, विच विल बी वेरी हैंडी फॉर यू गाइज, ठीक है। बट हाँ, मैं इस चीज की गारंटी आपको दे सकता हूँ, आप भले 10 जगह से पढ़ रहे हो, बट ये जो आपको मैं कंसोलिडेटेड हर महीने 4 महीने का देने वाला हूँ ना, इससे बाहर एक सवाल नहीं आएगा। क्योंकि कल मैंने बुक्स एंड ऑथर्स के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे। तो कोई बुक्स एंड ऑथर्स में 10 बुक्स करा रहा है, 15 बुक करा रहा है। मैंने कम से कम 10 से ज्यादा वेबसाइट्स चेक करी हैं और 8-10 वीडियोस यूट्यूब पे सर्च किए हैं, तब जाके मैंने ढूंढा है। तो मैंने कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ा है जहां से एक भी बुक छूट जाए। तो जो लोग 12, 14, 15 बुक बुक ढूंढ रहे हैं, वो तो 12, 14, 15 हर वीडियोस में कॉमन है, राइट। मैंने और जो 2-4 एक्स्ट्रा जो छूट गई हैं, कोई जो ऑनलाइन बुक्स रिलीज हुई थी वो छूट गई हैं, तो मैंने टोटल 20 बुक्स कवर करी हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इससे बाहर बुक्स एंड ऑथर से कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही मैं हर सारी चीजें एक एक कवर कर रहा हूँ। और आपको आज से ये बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो तो मिलेगी, इसके साथ साथ आपको वो वीडियोस भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। एक एक करके वो वीडियोस मैं देता रहूंगा आपको। और पीडीएफ भी साथ में मैं वीडियो के नीचे ही अटैच कर दूंगा, राइट। तो चलो, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज की पहली स्लाइड है, Centrum gets RBI's in principle approval to take over PMC बैंक वाया SFB रूट। ठीक है, देखो पीएमसी बैंक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि पीएमसी बैंक का जो है बेसिकली दिवालिया घोषित हो गया है, ठीक है। पढ़ाया नहीं था, मतलब न्यूज में आप लोगों ने 1-2 महीने पहले देखी थी। पीएमसी बैंक को सरकार ने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया, लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया था वहां पे, ठीक है। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने डिपॉजिटर्स को वापस कर पाए पैसे। बैंक की हालत बहुत खराब थी। लगातार एनपीएस में बढ़ोतरी हो रही थी। एनपीएस कई 100 गुना बढ़ गए थे एक साल के अंदर अंदर, ठीक है। डिपॉजिट्स बहुत कम हो गई थी, लोन्स जो थे वो डिसबर्समेंट कम हो गए थे। बहुत सारी नेगेटिव इम्पैक्ट हो गई थी बैंक के ऊपर। तो इसलिए बैंक के साथ ऐसा किया गया। बट अब फाइनली सेंट्रम सेंट्रम इज बेसिकली, दैट इज सेंट्रम सीएफएसएल है ये, बेसिकली सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। दिस इज बेसिकली सेंट्रम, एक सेकेंड, गिव मी अ सेक, यस, दिस इज बेसिकली सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जो सीएफएसएल है ना। इसने अब बोला है कि हम भैया पीएमसी बैंक को अक्वायर कर लेंगे थ्रू एसएफबी, दैट इज एसएफबी रूट के थ्रू। एसएफबी रूट, व्हाट डू यू मीन बाय द एसएफबी रूट? दैट इज एसएफबी रूट के थ्रू वो इसको अक्वायर कर लेंगे, ठीक है। और अभी जो है पैसा कितना अमाउंट जो इसमें इसमें मतलब देना पड़ेगा, ये उनको नहीं पता है, ठीक है।
एसएफबी पता है आपको क्या होता है? एसएफबी होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक रूट के थ्रू ये उसको अक्वायर कर लेंगे। तो बेसिकली खबर सिर्फ इतनी सी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है किसको? सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को, सीएफएसएल को, कि वो सेटअप कर सकती है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक वो सेटअप कर सकती है। और क्योंकि डायरेक्टली आप टेक ओवर नहीं कर सकते, फर्स्ट सेंट्रम हैज टू फॉर्म अ स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड देन दे विल बी अलाउड टू टेक ओवर पीएमसी बैंक, ठीक है, विच विल टेक ओवर द पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पीएमसी बैंक को फिर वो टेक ओवर कर लेगी, ठीक है। तो आरबीआई का ये पूरा गाइडलाइन है कि भैया वी आर अलाउइंग यू टू टेक ओवर पीएमसी बैंक, बट फर्स्ट यू हैव टू फॉर्म अ एसएफबी, दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन ओनली यू कैन टेक ओवर पीएमसी बैंक फ्रॉम हियर एज वेल, राइट। अब जसपाल बिंद्रा जो है, जो कि सेंट्रम कैपिटल के, ही इज जसपाल बिंद्रा लेड सेंट्रम कैपिटल, जो जसपाल बिंद्रा जो अभी फिलहाल लीड कर रहे हैं सेंट्रम कैपिटल को, उन्होंने बोला है कि भाई साहब हम जो है भारत पे के साथ पार्टनरशिप में इसको खरीदने जा रहे हैं या इसको टेक ओवर करने जा रहे हैं पीएमसी बैंक को, एंड वी विल बी इन्फ्यूजिंग 1800 करोड़ रुपीज इनटू द स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, और हम 1800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे टू फॉर्म अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, और फिर वो स्मॉल फाइनेंस बैंक इसको टेक ओवर कर लेगी, ठीक है। तो इसके बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि जिन जिन जो कस्टमर्स थे, डिपॉजिटर्स थे, उनको पैसे वापस नहीं मिले थे, उनको मिल सकते हैं पैसे। दिस इज देयर अ वेरी ब्राइट चांस ऑफ दैट, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी को अक्वायर करते हो तो आप उसकी बेनिफिट्स तो अक्वायर करते हो, आप उसकी नेगेटिविटी भी अक्वायर करते हो। इट मींस अगर आप बीएमसी बैंक की कैपिटल अक्वायर करोगे, डिपॉजिट्स अक्वायर करोगे, तो देन यू हैव टू अक्वायर देयर लोन्स एज वेल, देयर एनपीएस एज वेल। तो सारी चीजें आपको अक्वायर करनी पड़ेंगी एंड यू हैव टू फिक्स ऑल दोज थिंग्स, राइट। तो ऐसा बोला गया है। दैट्स व्हाई आरबीआई इज हैप्पी हियर कि चलो एक कंपनी आ रही है हु इज विलिंग टू अक्वायर पीएमसी बैंक एंड नाउ दे विल बी रिस्पांसिबल फॉर देयर डिपॉजिटर्स मनी, ओके। इट विल आरबीआई ने 120 दिनों का वक्त दिया है, किसको दिया है? सीएफएसएल को, कि वो बेसिकली पीएमसी बैंक, देखो साफ साफ लिखा गया, इट विल गेट 120 डेज टू कॉमोडेट ऑपरेशंस। 120 दिन दिया गया है, किसको दिया गया है? ये सेंट्रम को, कि आप अपने एसएफबी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए। द एमलगमेशन विद पीएमसी बैंक इज अ सेपरेट प्रोसेस, वो अलग प्रोसेस है, साथ में नहीं है। 120 दिन दिए गए इनको अपना एसएफबी स्टार्ट करने के लिए, कि 120 दिन के अंदर अगर ये अपना एसएफबी स्टार्ट करके ऑपरेशन शुरू कर देती है, then only RBI will give the final nod to acquire PMC बैंक। हालांकि आरबीआई ने फिलहाल उसको नॉट दे दिया है, बट एक कंडीशन पे दिया, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी देन द सिचुएशन विल बी आउट ऑफ द आरबीआई हैंड, देन दे हैव टू कैंसिल ऑल दिस जो भी उन्होंने अप्रूवल दिया है, राइट, ठीक है। वही उन्होंने बोला है कि जो पीएमसी बैंक का जो अक्वायर होना है वो एक अलग प्रोसेस है, दैट विल इन्वॉल्व नोटिफिकेशन ऑफ द स्कीम बाय द गवर्नमेंट, सेड बिंद्रा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सेंट्रम कैपिटल। उन्होंने बोला कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक तो 120 दिन के अंदर आपको एसएफबी बनानी है, दैट इज डिफरेंट थिंग, और पीएमसी का अक्वायरेशन जो है वो अलग चीजें हैं, दोनों को अलग अलग ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। जब हम एसएफबी बना लेंगे, द आरबीआई गेट कन्विंस्ड कि यस वी विल बी एबल टू हैंडल दिस, then they will allow us to overtake या take over PMC Bank, right? Centrum Capital is basically a Bombay Stock Exchange listed entity है ये, and its shares close to 8.3% higher at rupees 50.25 per share on the stock exchange, ठीक है। और जैसे ही ये खबर आई कि सेंट्रम जो है वो पीएमसी बैंक को अक्वायर कर सकता है, तो उसकी शेयर में जो है 8.3% की इंक्रीमेंट देखने को मिली है और वो 50.25 पर शेयर पहुंच गया है। According to reports, both Centrum and Bharat Pay will hold a 50% small finance bank, and the assets and liabilities of the multi-state cooperative bank will be transferred to it. Okay, याद रखना, जो भारत पे है और सेंट्रम है ये दोनों मिलके खरीदने वाली इसको, तो इन दोनों का 50% की हिस्सेदारी होगी। हिस्सेदारी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एज वेल, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल, इन टर्म्स ऑफ लाइबिलिटीज एज वेल, ठीक है। ऐसा होने वाला है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। PayPoint India signs pact with 12 financial institution for lending services। PayPoint जो है, PayPoint इंडिया जो है उसने 12 अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ पैक्ट साइन किया है। किसके लिए किया है? फॉर लेंडिंग सर्विसेज के लिए। अब देखो खबर क्या है, खबर ये है कि पे पॉइंट इंडिया जो है
ये एक कंपनी है इंडिया की, पे पॉइंट इंडिया इज अ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे किसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया, साइन लीड जनरेशन अग्रीमेंट विद 12 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक पीएनबी, आईसीआईसीआई, डॉच बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। इन सबके साथ इन्होंने 12 अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ पे पॉइंट इंडिया ने करार साइन किया। सबसे पहले पे पॉइंट इंडिया क्या है? पे पॉइंट इंडिया जो है ये एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये फाइनेंशियल सर्विसेज को टेक्नोलॉजी के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये वो कंपनी है, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें खबर क्या है। खबर ये है कि इसका एम क्या था, क्यों ये पैक्ट साइन किया गया है। एम इज टू असिस्ट विद लोन्स टू द अंडरसर्व्ड यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड टू जनरेट लीड्स फॉर हाउसिंग, पर्सनल एंड बिजनेस लोन थ्रू द पार्टनरशिप विद द बैंक्स एंड एनबीएफसीज, ठीक है। तो इसका मकसद सिर्फ इतना है कि बहुत सारे लोग जो छोटे शहरों में हैं या गांव में हैं वो या तो अंडरसर्व्ड हैं या अनसर्व्ड हैं। तो इनका टारगेट वो लोग, उन लोगों को है, क्योंकि पैसों की जरूरत सबको पड़ती है एंड व्हेन दे विल टेक द लोन द बैंक विल बी गेट बेनिफिटेड। तो साफ साफ बोला गया है कि इसके इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, पे पॉइंट के थ्रू, दे आर टारगेटिंग द अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग पे पॉइंट की टेक्नोलॉजी को यूज करके वो इसको टारगेट करना चाहते हैं एंड टू जनरेट लीड्स, और जनरेट लीड्स फॉर हाउसिंग, पर्सनल एंड बिजनेस लोन, ताकि उनको पता चले कि कहां कहां किस किस टाइप के लोन की जरूरत है, हाउसिंग लोन की किसको जरूरत है, पर्सनल लोन की, बिजनेस लोन की, थ्रू द पार्टनरशिप विद द बैंक एंड एनबीएफसी। और बैंक और एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप के साथ वो ये बता पाएंगे, ठीक है। In this agreement, PayPoint India will help the financial institutions to get access to the remote locations where they are unable to reach on their own and provide capital, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो PayPoint India है वो हेल्प करेगी बैंकों की उस जगह तक, उस रिमोट लोकेशन तक पहुंचने में जहां तक वो खुद नहीं पहुंच सकते थे, ठीक है। और ताकि वहां पे वो जाके अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर पाए और अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। PayPoint will also introduce an investment related systematic investment plan and interoperable wallets, ठीक है। बोला गया पे पॉइंट जो है वो will also introduce an investment related systematic investment plan and interoperable, वो एक interoperable wallets भी बनाने जा रहा है और एक systematic investment plan भी बनाने जा रहा है। कौन? पे पॉइंट, for these all services only। पे पॉइंट का क्या है? पे पॉइंट इज बेसिकली मुंबई बेस्ड कंपनी स्टार्टेड इन 2008। चलो समझ में आ गया आपको। खबर सिर्फ इतनी है कि पे पॉइंट इंडिया ने 12 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ एक एमओयू, एक पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत वो पे पॉइंट उन 12 के 12 जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको हेल्प करेगी कि कैसे वो उन कस्टमर्स तक पहुंचे जो अभी तक अंडरसर्व्ड हैं या अनसर्व्ड हैं, ठीक है, ताकि वो अपने लोन्स उनको दे पाए, वहां से उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो और ताकि बैंकों को या इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उसका फायदा मिले। लेट्स मूव टू द थर्ड स्लाइड। SEBI issued norms for participation of mutual funds on IRS। IRS stands for what? बताता हूँ, सब बताता हूँ। IRS framework for supervisory body of IAS, ठीक है। तो सेबी जो है उसने इशू किया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म आपको पता होगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज इशूड गाइडलाइंस, एक गाइडलाइन इशू की है, किसने की है? फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, किसके? फॉर द म्यूचुअल फंड के पार्टिसिपेशन के लिए, फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इन इंटरेस्ट रेट स्वैप। IRS इज इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसने गाइडलाइंस दी है। गाइडलाइंस होता है जो उनको फॉलो करना पड़ता है कंपनीज को, ठीक है। तो गाइडलाइंस दी है किस लिए? कि अगर आप फॉर द, जब म्यूचुअल फंड कंपनी हो और आप पार्टिसिपेट करते हो, म्यूचुअल फंड कंपनीज पार्टिसिपेट करते हो स्कीम इन इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर, तो आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, यही बोला गया। सेबी ने बोला है कि अगर म्यूचुअल फंड कंपनीज IRS में इंटरेस्ट रेट स्वैप में पार्टिसिपेट करती हैं, दे नीड टू फॉलो दीज रेगुलेशंस जो हमने दिया है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट स्वैप इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट रेट स्वैप जो है ये एक ट्रांजैक्शन है ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट, जो कि फ्यूचर में इंटरेस्ट पेमेंट आप करोगे उसको बिटवीन टू पार्टीज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक प्रिंसिपल अमाउंट टू हेज अगेंस्ट लॉस ऑफ इंटरेस्ट रेट। बेसिकली होता क्या है समझिए, इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या है? इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या? इंटरेस्ट रेट स्वैप ये एक ट्रांजैक्शन है जिसके तहत क्या होगा कि जैसे मान लो आप किसी से लोन लेते हो, आपने लोन लिया 10 लाख का, आप उसमें 7.5% का इंटरेस्ट दोगे सरकार बैंक को, ठीक है। तो IRS में क्या होता है, दे डील विथ इट,
वो इंटरेस्ट के साथ डील कर लेते हैं, फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट जो होने वाला है उसके साथ बिटवीन टू पार्टीज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक प्रिंसिपल अमाउंट, और जितना प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा, प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे वो डील कर लेते टू हेज अगेंस्ट लॉस ऑफ इंटरेस्ट रेट, ताकि इंटरेस्ट रेट पे जो है वो लॉस ना हो। समझ आया क्या कहना चाहता हूं मैं? इसका मतलब बेसिकली ये है कि मान लो अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है, आपने 5 साल का लोन लिया है और 7.5% के रेट से, अगर मान लो 5% के रेट से चल 10% के रेट से चल लो, तो 10,000 का 10% होता है 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपको साल में लगेगा। 5 साल का लोन लिया, आपको 15 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है कि वो दोनों डील कर लेते हैं, उस बैंक को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये पैसे डूब जाएं, ठीक है, और उसको लगता है, और सामने वाली कंपनी को लगेगा ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है भाई, तो दे विल कम इन समवेयर इन बिटवीन, और वहां पे आ जाएंगे बीच में, और ये तय हो जाएगा कि हाँ भैया ऐसे ऐसे करके इतना अमाउंट आपको देना है। बट उस केस में और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो अप्लाई होती हैं, जो ताकि एक बीच का रास्ता निकाला जाता है, जो कि ताकि ना सामने वाली पार्टी को नुकसान हो और ना आपको नुकसान हो। प्रिंसिपल अमाउंट टू हेज अगेंस्ट लॉस ऑफ इंटरेस्ट रेट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट रेट से बचने के लिए किया जाता है। सेबी अलाउड एमएफ, सेबी ने अलाउ कर दिया म्यूचुअल फंड्स को टू एंटर इनटू प्लान वेनिला आईआरएस फॉर हेजिंग पर्पसेस, but the value of the notional principal in such cases must not exceed the value of the respective existing assets। ठीक है, तो इसमें साफ साफ बोला गया, सेबी ने म्यूचुअल फंड को अलाउ कर दिया गया है कि आप ऐसा कर सकते हो, बट उसमें एक कंडीशन है, नॉशनल प्रिंसिपल इन सच केसेस मस्ट नॉट, जो नॉशनल प्रिंसिपल होगा, वैल्यू ऑफ द नॉशनल प्रिंसिपल, वो जो है मस्ट नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ द रिस्पेक्टिव एग्जिस्टिंग एसेट्स। जिस एसेट्स पे वो लिया गया है, पैसे लिए गए हैं या लोन लिया गया, उसकी वैल्यू से नॉशनल प्रिंसिपल जो है एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। इफ एमएफ इज एंटरिंग इनटू आईआरएस थ्रू काउंटर ट्रांजैक्शन, अगर म्यूचुअल फंड जो है आईआरएस में एंटर करती है थ्रू काउंटर ट्रांजैक्शन, द काउंटर पार्टी गैस टू the counterparty has to be an entity recognized as a market maker by RBI। ठीक है, अगर वो कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी वो एंटर करती है आईआरएस के थ्रू, काउंटर आईआरएस थ्रू काउंटर ट्रांजैक्शन के थ्रू एंटर करती है, तो द काउंटर पार्टी गैस टू बी एन एंटाइटी रिकॉग्नाइज्ड एज अ मार्केट मेकर बाय आरबीआई। तो उसका एक मार्केट मेकर होना, उस वो एक एज उसको रिकॉग्निशन जो है वो मार्केट मेकर का मिला होना चाहिए बाय आरबीआई, ऐसा आरबीआई ने बोला है, तभी म्यूचुअल फंड उसके थ्रू एंटर कर सकती है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्चेस कस्टमर कोविड रिलीफ घर घर राशन प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, साफ साफ पूछ लिया जाता है, घर घर राशन प्रोग्राम कौन सी बैंक ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ घर घर राशन प्रोग्राम, घर घर राशन प्रोग्राम एंड एम्प्लॉय फंडेड प्रोग्राम है ये, याद रखना, किसी से मदद नहीं ली जा रही है, जो बैंक के एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज में से डिडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये घर घर राशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और ये किसके लिए चलाया जा रहा है? फॉर इट्स लो इनकम कस्टमर्स, उन्हीं के आईडीएफसी बैंक के ही जो लो इनकम कस्टमर्स हैं उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, whose livelihoods are affected by COVID-19, जिनकी लाइफ अफेक्ट हुई है कोविड-19 से। The bank has also announced a comprehensive program for families of employees who unfortunately lost their lives। ठीक है, और बैंक ने एक ऐसा प्रोग्राम भी चलाया है जिसमें जिसमें आईडीएफसी में काम करने वाले लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है कोरोना की वजह से, तो उनकी फैमिली के लिए भी एक अच्छा सा प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है। एंड a number of other social response initiatives aimed at controlling the spread of the virus। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं जिससे कि कोविड 19 के प्रभाव को या स्प्रेड को रोका जा सके या कम किया जा सके, ठीक है। घर घर राशन इज अ प्रोग्राम वेयर एम्प्लॉयज हैव कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम देयर पर्सनल इनकम टू सेट अप अ कस्टमर कोविड केयर फंड टू प्रोवाइड 50,000 कोविड इफेक्टेड लो इनकम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कस्टमर्स। देखो क्या बोला है, घर घर राशन जो प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम है जो एम्प्लॉयज ने मिलकर कंट्रीब्यूट करके ये बनाया है और ये फंड तैयार किया है, जिसके तहत वो लगभग 50,000 कोविड इफेक्टेड लो इनकम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कस्टमर्स को की मदद करेंगे। एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम 1 day to 1 month सैलरी फॉर दिस पर्पस। तो इसमें एम्प्लॉयज की मर्जी से 1 दिन से लेकर 1 महीने तक की सैलरी दी गई है ताकि इन लोगों की मदद हो सके, ठीक है। दिस प्रोग्राम इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ राशन किट्स टू सच 50,000 लो इनकम कस्टमर्स whose livelihood have been impacted by the pandemic। इसके तहत जो बेसिक खाने पीने की चीजें होती हैं जो 1 महीने में आपको यूज होती हैं, आटा, चावल, दालें, सब्जी, ये इन सब चीजों का एक पैकेट बना के इनको दिया जाएगा, ठीक है, जो 1 महीने का राशन के आसपास होगा, 1 महीने के राशन के अराउंड बनता है, ठीक है। Employees are procuring ration kits comprising, देखो मैंने क्या बोला, क्या क्या वो ले रहे हैं, 10 kg के राइस ले रहे हैं या फिर 10 kg के चावल ले रहे हैं,
2 kg दाल ले रहे हैं, 1 kg शुगर ले रहे हैं, 1 kg सॉल्ट ले रहे हैं, 1 kg कुकिंग ऑयल ले रहे हैं, 5 पैकेट्स ऑफ असॉर्टेड स्पाइसेस ले रहे हैं, और चाय बिस्किट अदर ऐसी बहुत सारी चीजों को मिला के एक पैकेट बना के उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दीज राशन किट्स आर डायरेक्टली डिलीवर्ड इन पर्सन ऑफ कस्टमर्स होम्स। ये डायरेक्टली कस्टमर के होम पे जाकर डिलीवर किया जा रहा है विद अ पर्सनल टच फ्रॉम द बैंक। बैंक ऑब्वियसली बैंक है, जो पैकेजिंग जो बैंक करेगी उसमें बैंक का नाम तो आएगा ही आएगा, ब्रांडिंग कैसे होगी। इन द रूरल लोकेशन द राशन किट्स आर डिलीवर्ड फिजिकली बाय एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज खुद जाके राशन किट डिलीवर कर रहे हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Wipro joins World Economic Forum's partnership for New Work Standards Initiative। आपको पता होगा दुनिया में एक न्यू वर्क स्टैंडर्ड इनिशिएटिव की बात चल रही है, जिसके तहत 7 डेज में से अब 4 डेज वर्क हो जाएगा, 3 दिन की छुट्टी हुआ करेगी। बट जो 4 डेज वर्क होगा उसमें 8 घंटे की शिफ्ट बढ़ा के 12 घंटे कर दी जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला है, ये हवा हवा में बातें उड़ रही हैं। There is no confirmation about it till now, but yes, World Economic Forum is ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि कैसे भी जो आई मीन जो मेंटल प्रेशर है लोगों के ऊपर, और जो लोग काम की वजह से लोग अलग अलग एंग्जाइटीज फील करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, और उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है ऐसा वो फील करते हैं, राइट। तो इन सब चीजों को कम करने के लिए ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो एक नई वर्क स्टैंडर्ड इनिशिएटिव लाने की सोच रही है, और इसमें विप्रो ने उनको ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, विप्रो जो इंडिया की कंपनी है, अजीम प्रेम जी इसके हेड हैं। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मेजर विप्रो सेड ऑन वेडनेसडे इट हैज जॉइन्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पार्टनरशिप फॉर न्यू वर्क स्टैंडर्ड्स। किसके लिए ज्वाइन किया है? न्यू वर्क स्टैंडर्ड इनिशिएटिव के लिए, टू स्टेब्लिश अ हेल्दी रेजिलिएंट एंड इक्विटेबल फ्यूचर ऑफ वर्क, ताकि एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाया जा सके, हेल्दी स्टेब्लिश अ हेल्दी रेजिलिएंट एंड इक्विटेबल फ्यूचर ऑफ वर्क। द इनिशिएटिव एम्स टू को क्रिएट न्यू फ्रेमवर्क्स। द इनिशिएटिव जो है इसका एम है कि वो नई फ्रेमवर्क को क्रिएट कर सके, नई फ्रेमवर्क, shape forward thinking people policies and utilize tools and technologies to collectively build human first। ओके, बोला गया कि इसमें हर चीज को ऐसे बदला जाएगा कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो मानव जाति है, उनको प्रायोरिटाइज की जाएगी। बेसिक का इसका मकसद यही है, इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे तरीके को ऐसे बदला जाएगा कि जो प्रेशर ह्यूमन बींग्स के ऊपर हो वो कम हो जाए, स्पेशली मेंटल प्रेशर। ठीक है, सौरभ गोविल, प्रेसिडेंट एंड चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर एट विप्रो said companies around the world today are reinventing themselves so they can offer better employee flexibility, stability and security। उन्होंने साफ साफ बोला है, जो सौरभ गोवली हैं, प्रेसिडेंट हैं एचआर के, उन्होंने साफ साफ बोला कि दुनिया की सारी कंपनीज जो है अब इस पे काम कर रही हैं, और नाउ दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो कम थके, थोड़ा सा काम इफेक्टिवली कर पाए और उनको प्रॉपर रेस्ट भी मिल पाए। तो इन चीजों को लेकर पूरी दुनिया में भी डिबेट चल रही है, इसलिए दिस इज नॉट अ बिग डील। विप्रो इज कमिटेड टू एडवांसिंग वर्क स्टैंडर्ड्स। विप्रो ने बोला है वी आर वेरी मच श्योर एंड हम तैयार हैं कि वर्किंग स्टैंडर्ड्स को हम चेंज करने के लिए। हम तो कोविड के बाद भी हम इस सिचुएशन में हैं कि वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी डोंट वांट आवर एम्प्लॉयज टू कम टू ऑफिस, दे कैन वर्क फ्रॉम देयर होम ओनली फॉर इम्पोज जॉब क्वालिटी, एम्प्लॉय सेफ्टी एंड ओवरऑल एम्प्लॉय वेलबींग, ही सेड इन अ स्टेटमेंट। उन्होंने साफ साफ बोला कि हमारा पूरा मकसद है कि हमारे एम्प्लॉयज जो हैं वो खुश रहें और अच्छे कंडीशन में, हेल्थ उनकी अच्छी रहे, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस माइट बी द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे। यस, एंटोनियो गुटेरेस जो है, आपको पता होगा एंटोनियो गुटेरेस कौन है। ही इज बेसिकली द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, एंटोनियो गुटेरेस को दोबारा से सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है। दूसरी 5 साल का कार्यकाल उनको मिलने जा रहा है, मिल गया बेसिकली, अब तो सेलेक्ट हो गए हैं वो यूएन के सिक्योरिटी जनरल जो बने गए हैं, सेक्रेटरी जनरल, सिक्योरिटी जनरल बोल रहा हूं मैं, सेक्रेटरी जनरल फॉर सेकंड 5 ईयर प्लान। तो खबर सिर्फ इतनी सी कि एंटोनियो गुटेरेस जो कि ऑलरेडी सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के, उनका टेन्योर खत्म हो रहा था, उनके टेन्योर को 5 साल और बढ़ा दिया गया है, तो उनका सेकंड टर्म शुरू हो जाएगा। ठीक है, खबर यही है, देख लो यहाँ पे साफ साफ बोला गया, यूएन जनरल असेंबली ऑन फ्राइडे अपॉइंटेड एंटोनियो गुटेरेस एज द यूएन सेक्रेटरी जनरल फॉर अ सेकंड टर्म बिगिनिंग जनवरी 1 2022। जनवरी 1 2022 इनका टर्म शुरू हो जाएगा, मतलब ये जनवरी 31 दिसंबर तक है ये इस पोस्ट पे। आफ्टर द पावरफुल सिक्योरिटी काउंसिल हैड यूनानिमसली रिकमेंडेड हिज नेम टू द 193 मेंबर बॉडी फॉर री-इलेक्शन। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि यूनानिमसली इनका नाम सेलेक्ट हो गया, किसी ने इनका विरोध नहीं जताया, ये सबके साथ इनका बिहेवियर है, बाकी चीजें अच्छी होंगी और इनका टर्म्स अच्छे होंगे, इसलिए सब लोगों ने यूनानिमसली इनको बोला कि यस वी आर अलाउइंग हिम फॉर अ सेकंड टेन्योर।
प्रेसिडेंट ऑफ द 75 सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल, जो प्रेसिडेंट है यूएनजीए के, जिनका नाम है वोल्कन बोजिकर, उन्होंने अनाउंस किया कि हाँ भैया गुटेरस को सेकंड टर्म मिल गया है और उनकी फिर वो करवाई गई, ओथ टेकिंग सेरेमनी कराई गई। इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड इट्स सपोर्ट फॉर री इलेक्शन ऑफ मिस्टर गुटेरस। इंडिया ने अपना सपोर्ट दिखाया है मिस्टर गुटेरस के लिए एज एन यूएन चीफ एंड वेलकम द अडॉप्शन ऑफ द रिजोल्यूशन रिकमेंडिंग हिज नेम, और वेलकम किया है जिसने उसकी रिकमेंडेशन को, जिसमें इनका नाम था, उसको अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो ये इसमें नेशनली ये बैंकिंग नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट खबर है। ये आगे एंटोनियो गुटेरेस को दोबारा से यूएन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है। रियली सॉरी, मैं बार बार सिक्योरिटी बोलता हूँ, सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है एंटोनियो गुटेरेस को। ठीक है, चलो तो आज के लिए फिर इतना ही, आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इंतजार कीजिए, आज शाम तक अप्रैल की वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी आपको, और 2 से 3 दिन में मैं आपकी अप्रैल, चलो मान के चलो मैं आपको 25 तारीख तक अप्रैल खत्म कर दूंगा और 30 तारीख तक मैं आपका मई खत्म कर दूंगा। तो 2 महीने मैं इस मंथ के एंड तक खत्म कर दूंगा। फिर जून बचता है, जून की मैं बैंकिंग करा ही रहा हूँ और मई की मैंने बैंकिंग कराई है। अगले महीने की 10 तारीख तक मैं जून भी खत्म कर दूंगा, जुलाई जुलाई चलता रहेगा साथ में। ठीक है, और बाकी अप्रैल भी करा दो, उसके बाद मैं मार्च भी करा दूंगा। तो दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू एज वेल। सारी की सारी जो करंट अफेयर्स है वो भी खत्म कर दूंगा बैंकिंग के सिवाय। ठीक है, तो चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और वीडियो को लाइक करके जाया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने कल आपको बोला 250 पहुंचा रहे हैं, 250 नहीं हुए अभी तक। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।